हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 का आज ये तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्ट आप पढ़ चुके होंगे। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हमें विद्युत विभव निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। बीते हुए 2 भागों में, पहले वाले भाग में हमने पढ़ा कि विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, 1 वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बिंदु आवेश के कारण विभव हमने निकाला था। जो दूसरा पार्ट इसका आया उसमें हमने गोलीय कोष और अचालक गोले के कारण विद्युत विभव हमने ज्ञात किए थे। और इस तीसरे लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले तो हमें एक विद्युत द्विध्रुव मानना होगा। विद्युत द्विध्रुव चैप्टर नंबर 1 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग थी। विद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों का समूह है जिनके परिमाण समान हैं, प्रकृति विपरीत है और बहुत अल्प दूरी पर वो स्थित है। उसे हमने विद्युत द्विध्रुव नाम दिया था। तो पहले तो मैं विद्युत द्विध्रुव मानूंगा और फिर उस द्विध्रुव के कारण विभव के बारे में हम विचार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। सबसे पहले मुझे मानना होगा एक विद्युत द्विध्रुव। ये लीजिए, मान लो ये हमारा एक द्विध्रुव है ए बी, ठीक है। ए पर आवेश रखा हुआ है -Q और बी पर आवेश रखा हुआ है +Q। द्विध्रुव 2 आवेशों का समूह है। ध्यान से देखिए, परिमाण समान है और प्रकृतियां विपरीत हैं। मध्य बिंदु ले लीजिएगा, आप कोई भी ओ ले लो, ठीक है। तो बीच की दूरी हम 2a मानते आए हैं बच्चों। तो ये दूरी a और ये दूरी भी a। ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब हमें इस द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। अक्ष पे निकालना होता तो बिंदु मैं यहां लेता, निरक्ष पे निकालना होगा तो बिंदु यहां लूंगा। मैं कहीं और स्थिति में निकालता हूं। ये लो, मुझे विभव निकालना है r दूरी और थीटा कोण पर। मध्य बिंदु O है ना, इससे कोई दूरी मान लो आप r। ये लो, ये दूरी ज्यादा होगी थोड़ी सी है। यहां से r दूरी और थीटा कोण पर हमें एक बिंदु P लिया और यहां पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको कि पहले एक द्विध्रुव लेना है और द्विध्रुव के लिए r थीटा पर, r का मतलब दूरी r है और कोण कितना है थीटा, वहां हमें विभव का मान निकालना है। तो थोड़ी लैंग्वेज लिख दूं, आप ध्यान से देखिए कि माना AB विद्युत द्विध्रुव है। माना ये भी विद्युत द्विध्रुव है। पूरी कहानी इसके अंदर आ गई। हमें इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r कॉमा थीटा, कोष्टक में लिख दो भले से आप। स्मॉल r कॉमा थीटा दर्शा रहा है कि दूरी कितनी है r और कोण कितना है थीटा पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। भैया सोचना सीखें। पहले हमने एक द्विध्रुव माना, उस द्विध्रुव के लिए हमने कोई लोकेशन मान ली कि मध्य बिंदु O से r दूरी थीटा कोण पर एक बिंदु P लिया और वहां मुझे विभव का मान ज्ञात करना है। अच्छा, अब विचार करें कि इस पॉइंट P पर विभव कौन कौन बनाएगा। ध्यान से देखिएगा भैया, पॉइंट P पर विभव 2 आवेश है सिस्टम में, दोनों बनाएंगे। -Q भी बनाएगा और +Q भी बनाएगा। तो मुझे -Q से ये दूरी पता होनी चाहिए
और प्लस क्यू से ये दूरी पता होनी चाहिए। कुछ भी मान लीजिए, मान लो ये दूरी मान लो आप R1 सपोज, और ये मान लें आप R2। दो दूरियां मान ली मैंने, कितनी, R1 और R2। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं टॉपिक, ध्यान से देखना। माइनस क्यू अपना प्रभाव दिखाएगा और प्लस क्यू अपना प्रभाव दिखाएगा, है ना। तो मैं यहां P पर कुल विभव कितना आया उसकी बात करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। बिंदु P पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू माइनस क्यू का प्रभाव कितना आएगा, माइनस के क्यू अपॉन दूरी कितनी मान रही है आपने R2। भाई मैंने आपको कहा था कि आवेश प्लस का है तो प्लस का जमाऊंगा और माइनस का है तो माइनस का जमाऊंगा, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसमें आवेश को चिन्ह सहित जमाना होगा भैया। तो इसका प्रभाव आया माइनस के क्यू बटे R2 और इसका प्रभाव आएगा प्लस के क्यू अपॉन R1। दोनों में से कॉमन आ गया बच्चों के क्यू, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। V इज इक्वल टू के क्यू, लघुत्तम आएगा R1 R2 और ये बन जाएगा कितना, R2 माइनस R1। समीकरण नंबर 1। यहां तक बात समझ में आई सबको, क्लियर है। हमने एक द्विध्रुव लिया कि माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, हमें मध्य बिंदु O से R कॉमा थीटा पर विभव का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हमने ये डायग्राम बनाया, फिर हमने देखा कि यार P पर तो दो विभव बन रहे हैं, एक तो माइनस क्यू की वजह से और दूसरा प्लस क्यू की वजह से। तो P पर जो कुल वोल्टेज मुझे लगा माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू बटे R2 और प्लस क्यू की वजह से प्लस के क्यू बटे R1, कुछ कॉमन लिया और समीकरण नंबर 1 बना दिया मैंने। अब इसमें प्रॉब्लम है बच्चों R1 में और R2 में। हमें R1 का मान चाहिए और हमें R2 का मान चाहिए, दोनों मान निकाल के सूत्र में जाओ तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो पहले मैंने हेडिंग बना रहा हूं R1 का मान ज्ञात करना, R1 का मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे, R1 का, फिर ज्ञात करेंगे R2 का और उन दोनों मानों को इसके अंदर जमा देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब R1 का मान कैसे ज्ञात करें, ध्यान से देखिए। R1 का मान ज्ञात करने के लिए देखो एक्चुअल में ये सिस्टम कैसा है, ये दूरी बहुत अल्प है। मैं एक बगल में डायग्राम बनाना चाहूँ आपकी सहूलियत के लिए, ध्यान से देखना। तो इसको छोटा मान के सोचो एक मिनट के लिए, भाई मुझे डायग्राम में दिखाना है इसलिए मैंने इसको बड़ा मान लिया है। एक्चुअल में डेफिनेशन कहती है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अल्प होनी चाहिए। तो आप ऐसे सोचिए कि द्विध्रुव इतना सा है, सपोज ये भी मैंने बहुत बड़ा मान लिया है, इससे भी छोटा रहेगा। ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B और ये मध्य बिंदु है O। यहां कहीं आपका पॉइंट सपोज P है, ये दूरी R है। R बहुत ज्यादा है 2A के बजाय, ध्यान रखना। आपने इसको मिला दिया। हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें ना, तो PB और PO ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा अंतर है, पर बहुत बड़े सिस्टम लिया जाए उसको बहुत छोटा कर दिया जाए तो PB और PO दोनों लगभग बराबर रहेंगी। इसीलिए हमने यहां से लंब डाला इस पर। आप सोचना, R1 का मान ज्ञात करने के लिए मैंने B से OP पर लंब डाला, ये लंब है और लंब इस प्रकार डाला है, ये लंब मैंने कुछ इस तरीके से डाला कि B से P की दूरी और इस लंब जहां टकराए उससे P की दूरी बराबर होनी चाहिए। इस डायग्राम में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं आप क्या कह रहे हो सर, कि ऐसे कोई भी दूरी बराबर कैसे हो गई। हो सकती है भाई, ये जो द्विध्रुव के बीच की दूरी है ना, ये बहुत छोटी है और ये बहुत लंबा है। पन्ने में बना के देखना आप, ऑलमोस्ट बराबर से ही आएंगे। तो देखो आपको यहां क्या याद रखना है, सुनो, याद रखने में फायदा है कि R1 का मान ज्ञात करने के लिए आपने B से OM पर लंब डाला है और लंब इस प्रकार डाला है कि B से P की दूरी और M से P की दूरी बराबर है।
लिख दो इस बात को मैं कि R1 का मान ज्ञात करने के लिए कहां से, 20 से OP पर लंब, OP पर हमें लंब डाला है ना, लंब इस प्रकार डाला कि कौन कौन बराबर है, B से लेके P की डिस्टेंस, जहां से लंब डाला उससे P की डिस्टेंस, और जहां लंब टकराया उससे P की डिस्टेंस बराबर है। और ये एक्चुअली में R1 है, तो ये दोनों दूरियां R1 हो गई एक तरीके से। मेरी बात आप ध्यान सुने, आपको R1 और R2 के मान निकालने हैं तो आपको लंब डालना होगा। और अब याद कर लें, जहां से लंब डाला और जहां पर लंब डाला दोनों लगभग बराबर होंगे भैया। अब सोचो आप ध्यान से, जो आपका OP है, OP उसको आप दो भागों में तोड़ सकते हो। कौन कौन सा, OM और MP। जो OP है बड़ा वाला, इसको OM प्लस MP, ठीक है। OP कितना है, O से P की दूरी तो R है, मध्य बिंदु से जो पॉइंट ज्ञात करना है उसकी दूरी कितनी है, R। तो OP की जगह जमा दिया मैंने R। OM फिलहाल पता नहीं है, और MP ध्यान से देखो, MP R1 के बराबर है, लंब डाला था इसलिए तो मैंने R1। मुझे तो R1 का मान ज्ञात करना है, तो यहां से जो R1 निकल के आया वो आया R माइनस OM। क्लियर है। अब आपको किसका मान चाहिए, OM का। किसका मान चाहिए, OM का। तो OM का मान निकालने के लिए आप समकोण त्रिभुज देखिए ध्यान से। समकोण त्रिभुज कौन सा, OMB। दिख गया क्या, सोचिए। समकोण के सामने ये तो कर्ण है, और कोण के सामने ये लंब और ये आधार है। इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। आधार चाहिए और कर्ण पता है A। आधार और कर्ण में होता है cos थीटा, तो इसमें आप लगा दीजिए cos थीटा। लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है OM और कर्ण कितना है A। तो यहां से OM निकल के आया A cos थीटा, और उस OM को यहां जमा दीजिए, तो जो R1 निकल के आया वो आया R माइनस A cos थीटा। समीकरण नंबर 2। R1 का मान निकालना समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखना भाई। R1 का मान निकालने के लिए R1 ये दूरी मानी मैंने, तो यहां से लंब डाला, ताकि जहां से लंब डाला वो वहां से P की डिस्टेंस, और जहां लंब टकराए वहां से P की डिस्टेंस बराबर हो। इस तरीके से आगे देखिए। इसी तरीके से आपको मान ज्ञात करना है बच्चों R2 का। R2 का मान ज्ञात करना, कैसे करें R2 का मान ज्ञात, विचार करो। R2 का मान ज्ञात करने के लिए अब आपको R2 तो ये डिस्टेंस है ना भैया, तो ये से लंब डालना होगा। विचार करिए, तो देखो चूंकि उधर झुका हुआ है तो इधर से तो लंब जैसा लग नहीं रहा है ना, इसको पीछे बढ़ाओ और अब लंब डालो, अब लंब जैसा लग रहा है। देखो ध्यान से सुनना, अगर ये P पॉइंट मिडिल लाइन से इस साइड में होता तो डायग्राम उल्टा बनता, फिर उसका लंब सिंपल हो, इसका लंब बढ़ा के डालना होता। तो इसलिए मैंने इधर से लंब डालने के लिए, अब डायग्राम आप याद रखो ज़्यादा बेटर है। लंब डाल दिया, और लंब किस प्रकार डाला है मैंने, मैं लिख दूं इस बात को बोले। R2 का मान ज्ञात करने के लिए कहां से, A से लंब इस प्रकार डाला कि, लंब कहां से डाला आपने, A से,
ए से पी की डिस्टेंस और लंब कहाँ टकरा रहा है, एन पर, एन से पी की डिस्टेंस बराबर है। और बच्चों ये R2 के बराबर होगी, क्योंकि ए पी कितना है R2। अब बड़ी वाली भुजा कौन सी है इसमें, देखो एन पी है अब की बार में, तो एन पी को अब 2 भागों में तोड़ दो, क्योंकि अब एम से तो इस पॉइंट से मतलब ही नहीं, ये पॉइंट तो R1 के लिए था। एन पी को 2 भागों में तोड़ दो, कौन कौन से, एक तो एन ओ और एक ओ पी। सारे मान जमा दो लो इसमें। एन पी का मान तो कितना आया R2, एन ओ नहीं पता, और ओ पी कितना है बच्चों, ओ पी हमें निकालना होगा, सॉरी ओ पी कितना है, ओ से पी की डिस्टेंस तो R है, हमें तो एन ओ निकालना है। तो आपको एक नीचे अगर ये कोण थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है नीचे। कौन सा समकोण त्रिभुज है, ए एन ओ, वापस से कॉस थीटा, कॉस थीटा ही क्यों, समकोण है तो कर्ण पता है, कोण है ये लंबाई, ये मतलब ये आधार है, आधार और कर्ण में वापस से वही कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण बच्चों। आधार कितना है आपका एन ओ, कर्ण कितना है ए, तो जो एन ओ का मान निकल के आया वो आया ए कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए, तो जो R2 निकल के आएगा वो आएगा R प्लस ए कॉस थीटा। समीकरण नंबर 3 क्लियर है यहां तक बच्चों। समीकरण नंबर 1 में मैंने वोल्टेज निकाला, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी किसकी, R1 की और R2 की, क्लियर है। वो R1 और R2 मैंने समीकरण नंबर 2 और 3 में निकाल लिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, 2 और 3 से 1 में मान जमा देना चाहिए। तो मान जमा देखो उत्तर कितना आता है, समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से मान उठाइए और समीकरण नंबर 1 में मान जमाइए, तो कितना आंसर निकल के आता है देखो ध्यान से। देखिएगा भाई, रखो मान रखो, चलो V इज इक्वल टू के क्यू तो बाहर है ही है, R2 माइनस R1। R2 कितना है, कहाँ है R2, ये रहा, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R1, ये वाला चिन्ह बदल जाएंगे माइनस की वजह से, तो R प्लस ए कॉस थीटा बटे नीचे R1 गुना R2 मतलब R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए कॉस थीटा। सॉल्व करिए, देखो R से R कट गया, तो B बराबर के क्यू ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, और नीचे ध्यान से देखो a प्लस बी और a माइनस बी नजर आ रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, q गुना 2a आपको दिख रहा है क्या, ये तो हो जाएगा P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो सूत्र बन के तैयार हुआ वोल्टेज का बच्चों, B बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वो दुखभरी कहानी आपको याद होगी, कौन सी, कि A R की तुलना में पहले ही कम है। ये है क्या है, 2a द्विध्रुव के बीच की दूरी है जो अल्प है, तो ये तो उसका भी आधा है, बहुत अल्प रहेगा। स्क्वायर करूंगा तो और अंतर आ जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मानने पर नेग्लेक्ट करके छोड़ दो, B इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह सूत्र निकल के आया है किसका, विद्युत द्विध्रुव का विभव। विद्युत द्विध्रुव का जो विभव निकल के आया है बच्चों, वो क्या निकल के आया है, के पी
कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा विभव निकल के आया। हम चाहें तो इसमें दो स्थिति बना सकते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं है, यहां देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति नंबर 1, अक्ष के लिए कहां की बात कर रहे हैं अपन? अक्ष। तो अक्ष की बात करें तो बच्चों अगर ये पॉइंट अक्ष पर आ जाए, सोचना तो क्या ये कोण 0 हो जाएगा? भैया पी पॉइंट है, नीचे लाते जाओ, नीचे लाते जाओ, और जब बिल्कुल अक्ष के ऊपर आ जाएगा तो क्या ये कोण 0 हो जाएगा? थीटा बराबर 0 डिग्री पर थीटा का मान 0 जमाओ, v इज इक्वल टू के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो b की वैल्यू आई है वो आई है के पी अपॉन आर स्क्वायर। अक्ष पर जो विभव आया है वो आया है के पी अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरी स्थिति निरक्ष पर, तो निरक्ष के लिए थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। ये कोण बढ़ते बढ़ते बिल्कुल निरक्ष पे आ जाए तो कोण 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0 भैया, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा? 0। जनरल स्थिति में जो द्विध्रुव की वजह से विभव आता है उसका फॉर्मूला है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सामान्य स्थिति में जो सूत्र निकल के आया है वो आया है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अक्ष के ऊपर ये निकल के आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्ष पर ये निकल के आएगा 0। ठीक है? चलो, अगर आपको समझ में आ गया हो भाई ठीक, और अगर नहीं आया है समझ में तो आप ये वीडियो वापस से प्ले करना दोबारा से, और पूरी कहानी दोबारा समझिएगा। फिलहाल नोट करो, चलो मैं बोलता हूं कुछ। हेडिंग लिखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हेडिंग लिखे सब, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है? लिखो माना ए बी माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। हमें मध्य बिंदु O से आर कोमा थीटा पर, बच्चों दूरी आर है और कोण थीटा याद रखना, मध्य बिंदु O से आर कोमा थीटा पर विभव का मान ज्ञात करना है। आर कोमा थीटा पर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बना लो। स्क्रीन पॉज करो, डायग्राम बनाओ। ठीक है? उसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, ये पूरा लिख लीजिए, और यहां तक लिख करके लास्ट में वो दोनों स्थितियां लिख दीजिए। ठीक है? छापो चलो। नेक्स्ट आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसी हेडिंग के ऊपर बेस है। एग्जाम्पल नंबर 3.6। एग्जाम्पल नंबर देखें आप
3.6। पढ़िएगा, दो बिंदु आवेश हैं क्रम से 8 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम और दूसरा है -8 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। आप देख रहे होंगे बच्चों, परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है। तो कोई भी एक आवेश ले लीजिए, Q बराबर 8 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लिया मैंने। परस्पर 2 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर दूरी पर हैं। बच्चे 2a माना जाएगा, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2a मानते हैं ना। कितना है 2a का मान? 2 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर। कहीं ऐसा मत करना 2a में से a निकाल लो, काट करके 2 से 2, ना ना ना, मुझे पूरा 2a ही चाहिए। ठीक है, दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 4 गुना 10 की घात माइनस 6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करो। ये दूरी स्मॉल r ली जाएगी बच्चों। क्या है? 4 गुना 10 की घात माइनस 6 मीटर। इसमें 3 है। फर्स्ट बोल रहा है द्विध्रुव के अक्ष पर, कहां निकालना है बच्चों? अक्ष पर। सेकंड बोलना है द्विध्रुव के निरक्ष पर और तीसरा बोल रहा है द्विध्रुव के 60 डिग्री पर, 60 डिग्री के कोण पर। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव है, इसका सूत्र आता है B बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। विभव का सूत्र क्या आता है जनरली? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें अगर हम पहले सवाल की बात करें अक्ष पर, तो अक्ष की स्थिति में आपको याद होगा हम थीटा का मान 0 जमाया करते थे। थीटा का मान 0 जमाते, कॉस का मान कितना आ जाएगा? 1। और जो सूत्र बनेगा B का बच्चों, वो बनेगा KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो B बराबर K की वैल्यू है 9 गुना 10 की घात 9। P तो प्रश्न में दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं है। P का सूत्र क्या है? Q गुना 2a, वो लीजिए। तो Q कितना है? 8 गुना 10 की घात माइनस 19 और 2a कितना है? 2 गुना 10 की घात माइनस 10। R स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो कर दो, 16 गुना 10 की घात माइनस 12। 8 गुना 2, 16 ने 16 कैंसिल कर दिया, तो B कितना बचा? देखो ऊपर से 9 इंटू 10 की घात माइनस 12 ऊपर गए और प्लस के माइनस 12 प्लस के 12 हो जाएंगे और 9 21। यहां कितना है? माइनस 29। तो बच्चे बच्चों माइनस के 8 वोल्ट। अक्ष पर जो विभव निकल के आया वो ये आया। दूसरी स्थिति कहां निकालना है? निरक्ष पर। तो बच्चों निरक्ष की स्थिति में आपको याद होगा थीटा का मान 90 डिग्री होता है। थीटा का मान 90 जमाते cos 90 और cos 90 कितना आएगा? 0। तो B बराबर कितना आएगा? 0, याद रखना। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, जनरल 60 डिग्री पर, तो B बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो B बराबर, देखो डायरेक्टिव कर सकते हैं, पूरा हल कर लीजिए। 9 गुना 10 की घात 9 P Q गुना 2a, 8 गुना 10 की घात माइनस 19, 2 गुना 10 की घात माइनस 10 अपॉन R स्क्वायर, 16 गुना 10 की घात माइनस 12 और cos 60 1/2। 16 ने 16 कैंसिल कर दिया, 9 से 2 डिवाइड करेंगे एक तरीके से, 9 में 2 का भाग देंगे, तो यह आंसर आने वाला है 4.5 गुना 10 की घात माइनस 8 वोल्ट। क्लियर है? तो ये 3 सूत्र हैं, मतलब 3 आंसर आए हैं विभव के। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो
3.6। ठीक है, तो ये हेडिंग थी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। देखिए बच्चों ध्यान से, समय लिख लिया ना, स्क्रीन पॉज करके लिख लो अगर नहीं लिखा है तो किसी ने, तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप समझें मतलब को ध्यान से, इसके नाम से ही हम डेफिनेशन बनाने का प्रयास करते हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब होगा, सम का मतलब समान, विभव समान हो ऐसा पृष्ठ। एक ऐसा तल, एक ऐसी सतह, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान, उसे कहते हैं हम समविभव पृष्ठ। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन होगी, क्वेश्चन बन सकता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। परिभाषा, ऐसा पृष्ठ, कैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो बच्चों, समान, मतलब एक जैसा हो, समान हो, क्या कहलाता है, कॉमा लगाइए, समविभव पृष्ठ कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ में जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो तो यही होगा कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कुछ अलग अलग आकृतियों की। तो जैसे आपका आवेश कोई बिंदु आवेश है, ये तो बिल्कुल छोटा सा बिंदु सूक्ष्म आवेश है, तो विभव का सूत्र आया बच्चों KQ/R। अब आप विचार करें, ध्यान से देखना कि मान लीजिए ये बिंदु आवेश है, ये लो यहां ले लेते हैं, ठीक है, यहां कोई आवेश है Q। अब इससे R दूरी इधर ले लो, R दूरी इधर ले लो, R दूरी इधर ले लो, कहीं भी R दूरी ले लो, हर जगह विभव का मान बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ आप? अगर ये दूरी बराबर है सब, तो इन सब पॉइंटों पर विभव का मान कैसा होगा, समान। और अगर ये सारे पॉइंट मिला दिए जाएं तो निर्माण करेंगे गोले का। किसका? गोले का। मतलब कहानी ये समझ में आई? दोबारा बनाता हूं, ध्यान से देखना, अच्छा नहीं बना। चल जाए, ये आवेश है ना Q, तो ये दूरी बराबर है, जितनी ये है उतनी ही ये है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है भाई, और ये भी बराबर है भाई। समझ में आया नहीं आया? कि बिंदु
आवेश के लिए, अगर आपका आवेश कैसा है, बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ कैसे होंगे? अच्छा, एक ही थोड़ी, बहुत सारे बन सकते हैं। ये भी संभव था, ये भी संभव था, बहुत सारे बन सकते हैं। संकेंद्रीय गोलाकार, संकेंद्रीय गोलाकार होता है। तो बच्चों, जो बिंदु आवेश है ना, उसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा? संकेंद्रीय गोलाकार। दो क्वेश्चन बन गए इसमें अब तक। पहला क्वेश्चन कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो उसकी परिभाषा है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। तो बच्चों, बिंदु, और इसका एक सुंदर डायग्राम बना दूं आप चाहो तो, अच्छा डायग्राम बनाने इसका। ऐसा करो, पहले एक बिंदु आवेश बना लीजिए। पता है आपको बल रेखाएं बिंदु आवेश के लिए बाहर निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं बना दीजिए। है ना? अब संकेंद्रीय गोलाकार आकृति बना दो। ये संभव पृष्ठ है इसके लिए, ये भी संभव पृष्ठ है, ये भी संभव पृष्ठ है ना। तो बिंदु आवेश के लिए जो संभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? संकेंद्रीय गोलाकार। ठीक है ना? अगली बात, जो रेखीय आवेश होगा, है ना, एक मिनट, बात करेंगे तुमने। बात करूं अगर मैं रेखीय आवेश की, तो देखिए ये हमारा कोई रेखीय आवेश है, इस पर हमने फैला दिया आवेश। तो याद करो, रेखीय आवेश के लिए गाउस से पृष्ठ गोलाकार होना था, सॉरी बेलनाकार, भाई हर जगह दूरी बराबर रहेगी उसमें, तो उसके लिए यही समविभव पृष्ठ है। अगर रेखीय आवेश है तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। कैसा होगा बच्चों? बेलनाकार, इस टाइप से, समाक्षीय बेलनाकार रेखीय आवेश के लिए। और एक तीसरा क्वेश्चन, अगर हमें एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, ऐसा एक समरूप विद्युत क्षेत्र है ना, इसमें अगर मुझे समविभव पृष्ठ बनाने हैं बच्चों, तो ये होंगी क्षेत्र के तो लंबवत, मेरे हाथ जैसा होगा, क्षेत्र के लंबवत पर परस्पर समांतर प्लेट है, इस तरीके से। इस तरीके से होगा। ठीक है ना? तो पहले आप यहां तक एक बार नोट कर लें। आप हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाइए आप, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, और उसमें लिखिएगा, देखो ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। हेडिंग लिखिए आप, समविभव पृष्ठ, और इसमें लिखिए ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है।
ठीक है, नीचे डैश लगाओ, नीचे डैश लगाइए और नई लाइन से लिखिए, नीचे डैश लगाओ, नई लाइन से लिखो, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोलाकार होता है। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोलाकार होता है। समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन थी, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर हमने लिखा कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोलाकार होता है। और ये गोले वाला डायग्राम बना लीजिए, ये वाला, ये डायग्राम बनेगा इसमें ना। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की आकृति संकेंद्रीय गोलाकार होती है। लिख लिए, स्क्रीन पॉज करके डायग्राम बना लेना भाई। उसके बाद नई लाइन से लिखो, उसके बाद नई लाइन से लिखो, रेखीय आवेश के लिए, उसमें ये डायग्राम बनेगा अगले वाले में ना, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समाक्षीय बेलनाकार होता है। रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समाक्षीय बेलनाकार होता है। समाक्षीय बेलनाकार होता है। ठीक है, बीच वाला डायग्राम बना लेंगे। फिर तीसरा लिखो, उसमें ये डायग्राम बनेगा है ना। तीसरा लिखो, देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र बताया ना, बीच की दूरी मतलब परिमाण बराबर और सीधी रेखा है मतलब दिशा एक जैसी। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत परस्पर समांतर प्लेटें होंगी। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत परस्पर समांतर प्लेटें होंगी। उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। पहला क्वेश्चन बन सकता है इसमें समविभव पृष्ठ क्या है, नहीं नोट किया है जल्दी कीजिए, डायग्राम बनाइए। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोलाकार, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समाक्षीय बेलनाकार और दिए गए विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ की आकृति विद्युत क्षेत्र के लंबवत परस्पर समांतर प्लेटें होंगी। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। देखिए ध्यान से, साफ कर दें इसको। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है बच्चों समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म तो जो इसकी परिभाषा है वही बना सकते हैं, पर यह गुणधर्म केवल तब लिखेंगे एग्जाम में जब वो परिभाषा ना पूछे। क्वेश्चन ऐसा आ जाए
कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके दो गुणधर्म लिखो, और वही चीज आप परिभाषा में लिख रहे हो और वही चीज गुणधर्म में लिख रहे हो, तो भाई नंबर नहीं मिलेगा। परिभाषा नहीं पूछता है, गुणधर्म पूछता है, केवल समविभव पृष्ठ के गुणधर्म लिखो, फिर तो परिभाषा को हम गुणधर्म में लिख सकते हैं। पहला गुणधर्म क्या होगा, इसके, किसके, समविभव पृष्ठ के, इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। ध्यान सुनिएगा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, समान। भाई परिभाषा ये थी ना। अच्छा सोचो कि ये कोई सरफेस है, यहां ए पॉइंट पर भी विभव 2 वोल्ट है, समविभव पृष्ठ है, तो बी पर भी कितना होगा, 2 वोल्ट, हर जगह 2 वोल्ट होगा है? तो विभवांतर कितना हुआ, 0। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर याद है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो इनका डिफरेंस कितना है, 0। चाहो तो इसी में लिख दो या अगला पॉइंट बना दो, मैं इसी में लिख रहा हूं, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, अतः समविभव पृष्ठ पर विभवांतर 0 होगा। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, परिभाषा से ही सेट कर दिया है भाइयों। पहला गुणधर्म हो गया ना। गुणधर्म नंबर 2 देखिए आप, दूसरा इसका जो गुणधर्म होगा वो क्या होगा कि आप किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हो, तो इस प्रोसेस में कार्य कितना होगा पता है, 0। क्यों, एक सूत्र बढ़ाया आपने, बीबी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, तो यहां से कार्य आ गया बीबी माइनस बी ए इंटू क्यू। अब ये चीज विभवांतर है, विभवांतर कितना है, 0, तो कार्य भी कितना आएगा, 0। कि समविभव पृष्ठ को, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना आएगा, 0। क्लियर है। तीसरा गुणधर्म देखिए कि दो समविभव पृष्ठ, अच्छा इसको थोड़ा बाद में, तीसरा देखिए आप, पहले आप लिखिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। याद रखना, विद्युत जो बल रेखाएं हैं वो हमेशा समविभव पृष्ठ के कैसी होंगी, लंबवत। और चौथा एक और याद कर लो कि दो समविभव पृष्ठ आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, है ना। तो आप हेडिंग लिखें, थ्योरेटिकली पॉइंट है, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो गुणधर्म नंबर 1, पहला गुणधर्म लिखिए, देखो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, अतः समविभव पृष्ठ के गुणधर्म की पहली हेडिंग, मतलब पहला पॉइंट, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, अतः समविभव पृष्ठ के, अतः समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, अतः इसके किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, पहला गुणधर्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गुणधर्म नंबर 1, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, अतः समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होगा, 0 होगा।
क्लियर? दूसरा लिखिए, समभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, समभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, समभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, समभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य शून्य होगा। समभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य शून्य होगा। पॉइंट नंबर 3, तीसरा गुणधर्म लिखें, विद्युत बल रेखाएं, तीसरा गुणधर्म लिखें, विद्युत बल रेखाएं समभव पृष्ठों के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समभव पृष्ठों के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समभव पृष्ठों के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समभव पृष्ठों के लंबवत होती हैं। गुणधर्म लिख रहे हैं समभव पृष्ठ के। पहला गुणधर्म हमने पढ़ा है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, अतः समभव पृष्ठ पर विभवांतर कितना आएगा? शून्य। दूसरा गुणधर्म हमने पढ़ा है कि समभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य नहीं करना होगा, जीरो होगा। तीसरा हमने पढ़ा है कि विद्युत बल रेखाएं समभव पृष्ठों के लंबवत होती हैं। और चौथा लिखिए कि दो समभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दो समभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, मतलब आपस में काटते नहीं हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। और एक और लिख लो चाहो तो आप कि सभी चालक समभव पृष्ठ होते हैं। सभी चालक समभव पृष्ठ होते हैं। सभी चालक समभव पृष्ठ होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ठीक है? इनके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। एक बात और, अभी आप लोगों को आपका रोल नंबर, स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में डालने के लिए मना किया गया है, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, बेकार लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, जो भी आपके हमारे बारे में विचार हो वो आप कमेंट बॉक्स में जनरली लिखकर डाल सकते हो। रोल नंबर वगैरह आपको नहीं डालना है भाई, बहुत अच्छी वीडियो है या मीडियम वीडियो है, जैसा भी आपको फील हो रहा है उस तरह का आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही में मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, और वो भी आपको कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताना है। मैं चेक करूंगा कि कितने लोग इनका आंसर कमेंट बॉक्स में डालते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए आप। चलो क्वेश्चन कौन सा लिखोगे आप? ये ठीक है। क्वेश्चन है कि समान, लिख लो आप, क्वेश्चन लिखो, समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित, क्वेश्चन लिखिए, समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित दो चालक गोलों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। दो गोले हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। एक के R1 और एक के R2, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, उनके विभव का अनुपात ज्ञात करो।
आवेश के बारे में नहीं बोला है, सिग्मा के बारे में बोला है, याद रखना। दो गोले हैं, एक की त्रिज्या R1 है, एक की त्रिज्या R2 है, पृष्ठ आवेश घनत्व समान है और हमें उनके विभव का अनुपात निकालना है। ठीक, तो आज की वीडियो में यहीं तक, बाकी अगले टर्न पर देखेंगे। ठीक है।